अब हम एमपीएस सर्किटल लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्टेटमेंट, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कोएक्सियल केबल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट I in the inner conductor and minus I in the outer conductor. Find magnetic field at any point. अब जैसा कि बोर्ड पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है केबल का क्रॉस सेक्शन, जिसमें ये इनर कोर हो गया, फिर इंसुलेशन फील्ड वाला ये स्पेस हो गया और ये आउटर कोर हो गया। आउटर कोर में एक डायरेक्शन का करंट बह रहा है जो मैं टूवर्ड्स मी ऐसा दिखा रही हूँ मेरी तरफ, और आई डायरेक्शन का करंट अवे फ्रॉम मी ऐसा दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। नेचुरली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम H डॉट डी एल जो हमारा है क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ H डॉट डी एल इज इक्वल टू करंट एनक्लोज्ड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें मैं H का जो फॉर्मूला है वो I अपॉन 2 पाई रो ए फाई वाला यूज कर रही हूँ। और ए फाई डायरेक्शन में क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि केबल को मैंने जेड एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, तो नेचुरली टेंजेंशियल डायरेक्शन जो जेड एक्सिस की होगी वो ए फाई डायरेक्शन होगी। एंड रो इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच वी आर फाइंडिंग एच फ्रॉम द जेड एक्सिस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर है। तो ये मेरे अजम्पशन है। कौन सा फॉर्मूला यूज करी या एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करी वो बता दिया। करंट की डायरेक्शन मेरे लिए इनर कोर में इनवर्ड है और एक्सटर्नल कोर में आउटवर्ड है, ऐसा लेकर। अब जब मुझे एच अलग अलग लोकेशन पर फाइंड करना है तो एक लोकेशन मेरी होगी फॉर रो लेस देन ए, मतलब एक लोकेशन मेरी वो होगी कि रो की वैल्यू मैं ए से छोटी ले रही हूँ, मतलब अंदर की तरफ मैं कंसिडर करके चल रही हूँ। एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के मतलब मेरा पॉइंट एक बार यहाँ होगा, फिर एक बार इन बिटवीन ए एंड बी होगा, एक बार इन बिटवीन बी एंड सी होगा और एक बार ये एक्सटर्नल होगा। ऐसे 4 केसेस में कंसिडर करके चलूंगी। तो यहाँ पर रो की वैल्यू लेस देन ए है, यहाँ पर रो की वैल्यू इन बिटवीन बी एंड सी है, यहाँ पर रो की वैल्यू ग्रेटर देन बी, नो, यहाँ पर रो की वैल्यू इन बिटवीन ए एंड बी है, यहाँ पर रो की वैल्यू इन बिटवीन बी एंड सी है और ये ग्रेटर देन सी है। ऐसे 4 केसेस लेकर चल रही हूँ। सबसे पहला मेरा केस है रो लेस देन ए। तो रो लेस देन ए मतलब ये वाला जो कोर पोर्शन है वो ड्रॉ किया हुआ है। तो रो की वैल्यू मैंने ए से छोटी ली हुई है और ये कितना करंट कैरी कर रहा है, आई इनवर्ट डायरेक्शन में। तो पूरे क्रॉस सेक्शन में जे जो होगा वो कांस्टेंट होगा इनर कोर में। जे की वैल्यू करंट डेंसिटी की सेम होगी। तो अगर इसके लिए मैं जे की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, क्योंकि इस पूरे कोर में से कितना करंट बह रहा है अंदर की तरफ, आई करंट फ्लो हो रहा है अंदर की तरफ, तो इस क्रॉस सेक्शन से कितना करंट अंदर जा रहा है, आई। तो जे की वैल्यू मेरे लिए हो जाएगी आई अपॉन पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कितना एरिया यूटिलाइज हो रहा है इस करंट के फ्लो में, पाई ए स्क्वायर यूटिलाइज हो रहा है। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई ए स्क्वायर है, रेडियस ऑफ द यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है वो ए है, तो पाई ए स्क्वायर होगी। अब मुझे इस पॉइंट पर अगर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसका डिस्टेंस सेंटर से रो है, तो मुझे यहाँ पे एनक्लोज्ड h डॉट डीएल परफॉर्म करनी है। मैं यहाँ पर अगर h डॉट डीएल परफॉर्म करती हूँ, h डॉट डीएल इस क्लोज पाथ पे परफॉर्म करती हूँ, h डॉट डीएल ओवर द क्लोज पाथ में परफॉर्म कर रही हूँ, तो अंदर जो करंट एनक्लोज्ड होगा वो h डॉट डीएल इक्वल टू आई एनक्लोज्ड वाला फॉर्मूला लगाती हूँ और से दैट करंट इज आई डैश, अंदर की तरफ इतने पोर्शन में फ्लो होने वाला करंट आई डैश है। तो आई की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ जे इंटू एरिया ऑफ दिस। जे तो कांस्टेंट है ही मुझे मालूम है, और इसका एरिया हो जाएगा पाई रो स्क्वायर। सो आई कैन हैव द करंट एनक्लोज्ड एज जे मतलब आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई रो स्क्वायर, ऐसा पूरा मेरा h डॉट डी एल फाइंड आउट होगा। अब इसका जो LHS होगा वो h डॉट डी एल, RHS में तो ये आ गया, h डॉट डी एल एक्चुअली जो होगा वो h और dl जो पूरे पाथ का आ रहा है वो 2 पाई रो होगा, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ का जो सरकमफरेंस है वो 2 पाई रो है। तो मैं जब इस पॉइंट पर, या कहना चाहिए इस पॉइंट पर
एच की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूं तो करंट एनक्लोज इसके अकॉर्डिंग जो आना चाहिए वो अंदर वाला आना चाहिए। ठीक है, अंदर वाला करंट एनक्लोज ले लिया, ये पूरा हमारा निकल गया। अब एलएचएस साइड में एच मुझे फाइंड आउट करना है, तो आई विल कीप एच एज इट इज और डीएल पूरा पाथ, मतलब डीएल का इंटीग्रेशन कर रही हूं तो 2 पाई रो आ रहा है। तो एच, क्योंकि एच की जो डायरेक्शन है वो भी ए फाई ही है और डीएल भी जो है वो भी ए फाई ही है। अगर मैं और इसको स्पेसिफिक लिखने जाऊं तो ये दोनों ही वेक्टर, मतलब एच वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन ए फाई होने की वजह से इनका डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगा। इससे पहले वाली थ्योरीज में भी मैं बताती आ रही हूँ। तो मैं क्लोज इंटीग्रेशन से मैं एच को बाहर ले लेती हूँ और ये 2 पाई रो तो है ही, पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन के बाद ये सिंबल नहीं आएगा इंटीग्रेशन का। तो कंप्लीट इंटीग्रेशन इसका करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ डीएल जो है वो 2 पाई रो दे रहा है। एच मेरा कांस्टेंट है, उसे बाहर ले लिया तो एच डॉट डीएल क्लोज लाइन इंटीग्रेशन जो फाइनली आ रहा है वो h इंटू 2 पाई रो आ रहा है। और सिंपल मल्टीप्लिकेशन में इसलिए बदल गया क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ए फाई, तो ए फाई डॉट ए फाई 1 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। पाई पाई कैंसिल हो गया, आई रो स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होगा और जब मैं h की वैल्यू फाइंड करती हूं तो ये आ जाएगा h इक्वल टू आई रो स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू 2 पाई रो। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब रो रो भी कैंसिल हो गया एक, तो आई रो अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर, ये h की वैल्यू आई है ए फाई डायरेक्शन की ही नेचुरली, पर किसके लिए? फॉर रो लेस देन ए के लिए आई है। केस 1 के लिए h की वैल्यू आ गई है। अब मैं केस 2 कौन सा कंसिडर करूंगी? जिसमें रो की वैल्यू जो है वो a से बड़ी है, रो की वैल्यू। तो अब रो की वैल्यू a से बड़ी है, मतलब रो एग्जिस्ट कर रहा है a और b के बीच में, यहाँ पे कहीं रो एग्जिस्ट करेगा, तो ये पॉइंट मैं कंसिडर कर रही हूँ। और यहाँ पर मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिकॉज ऑफ द इनक्लोज्ड करंट, और बिकॉज ऑफ द इनक्लोज्ड करंट मतलब पूरा का पूरा कोर कंडक्टर का करंट इससे इनक्लोज्ड है। तो अब सेकेंड केस मैं ले सकती हूँ, दिस इज फर्स्ट केस। Second case I am taking rho greater than a, that is I am taking rho in between a to b, ये मेरा सेकेंड केस है। अब इसके लिए इस पॉइंट पर h की वैल्यू नेचुरली फाई डायरेक्शन की आएगी, तो मैं h फाई भी बोल सकती हूँ और साथ में इसे मैं I पूरा करंट I अंदर वाला इंक्लोज्ड हो रहा है, इस वाले पाथ पर सरकमफेरेंस की लेंथ, सरकमफेरेंशियल लेंथ 2 पाई रो होगी, तो h फाई की वैल्यू आएगी I अपॉन 2 पाई रो, a फाई डायरेक्शन में ही है, तो ये मेरा सेकेंड h आ गया फॉर रो इन बिटवीन a एंड b। अब मेरा थर्ड केस है जिसमें मुझे a को लेना है b और c के बीच में। अब हम इस पॉइंट पर जो रो कंसिडर हो रहा है उसके लिए हमें h फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्या क्या फाइंड कर चुके हैं? रो लेस देन a, रो इन बिटवीन a एंड b। अब थर्ड केस है हमारा रो इन बिटवीन b एंड c। ये रेडियस b है और आउटर रेडियस c है, तो इसके बीच में हमने रो कंसिडर कर लिया, मतलब ये जो पॉइंट डॉट दिख रहा है इसके लिए आपको h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब करंट इनक्लोज्ड कितना होगा इसके अंदर? अगर मैं यहाँ पर h डॉट डीएल परफॉर्म करती हूँ पूरे दोनों इनर सरफेस और आउटर सरफेस के बीच में रो लेकर, तो यहाँ पर करंट इनक्लोज्ड इस पर्टिकुलर रिंग का करंट आएगा और इस कोर का करंट, इतना करंट इनक्लोज्ड रहेगा। अब इसी को मैं यहाँ पर डिपिक्ट कर रही हूँ। रो कहाँ तक लिया है? ये रो है, मतलब जो करंट इनक्लोज आएगा इस पर एच डॉट डीएल परफॉर्म करने पर इस कोर का करंट, जिसकी डायरेक्शन प्लस आई लेकर चल रही हूं मैं, और दूसरा करंट जो शेल से बह रहा है उसकी डायरेक्शन में माइनस आई लेकर चल रही हूँ। प्लस आई जो है वो तो पूरा इनक्लोज हो ही रहा है, माइनस आई का कितना पोर्शन इनक्लोज हो रहा है? जो इस रिंग से फ्लो होगा, जो इस रिंग से फ्लो होगा वो माइनस आई ही
उस माइनस आई का उतना ही पोर्शन कंसिडर करेंगे। तो इस रिंग से फ्लो होने वाले माइनस आई का मैं पोर्शन माइनस आई2 कंसिडर करके चल रही हूँ, मतलब आई2 सेगमेंट कंसिडर करके चल रही हूँ, और बाहर जो एनक्लोज नहीं हो रहा है उसको आई3 सेगमेंट लेकर चल रही हूँ। मतलब सीधा सा मतलब ये कि आई की वैल्यू आई2 प्लस आई3 के इक्वल है, जिसमें आई2 एनक्लोज हो रहा है, आई3 आउट ऑफ द एच डॉट डीएल है, ये इनसाइड द एच डॉट डीएल है, टिल एच डॉट डीएल है, और ये आउटसाइड एच डॉट डीएल है। तो अब मुझे यहाँ पर करंट एनक्लोज निकालना है, तो एक आई है और एक आई2 है। तो नेचुरली मैं आई2 को जब सब्सटीट्यूट करूंगी तो मैं माइनस आई सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो माइनस के साथ वो वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे इतने बी और रो के बीच में जो करंट कैरी हो रहा है उसकी क्वांटिटी चाहिए, तो मुझे पहले बी और सी के बीच में जो करंट एग्जिस्ट कर रहा है उसका जे निकालना पड़ेगा, और उस जे को जब मैं बी और रो के बीच के रिंग एरिया से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे बी और रो के बीच में कैरिड करंट मिलेगा। तो शेल का जो मैं जे ले रही हूं उसको मैं जे शेल बोल रही हूं, और वो माइनस आई अपॉन पाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिंग का एरिया हो गया माइनस ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और करंट जो है वो माइनस आई लेकर चल रही हूँ, क्योंकि कोर में अगर प्लस आई मान के चल रही है तो आउटर शेल में माइनस है, तो मेरी करंट डेंसिटी माइनस आई अपॉन पाई ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी। और इस जे को जब एरिया ऑफ द रिंग से मल्टीप्लाई करूंगी, एरिया ऑफ द रिंग से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मुझे टोटल करंट कैरिड इन बिटवीन बी एंड रो मिल जाएगा। तो ये जे हो गया, और ये हो गया उस पर्टिकुलर रिंग पोर्शन का एरिया जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो पाई इंटू रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये वो एरिया जिस जो एनक्लोज्ड है, तो ये आ जाएगा। तो इसको फाइंड आउट करेंगे, पाई पाई कैंसिल हो गया, माइनस आई रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आई2 की वैल्यू, मतलब ये वाला आई2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम टोटल करंट एनक्लोज्ड निकालना चाह रहे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ आई2 कहा है, पर टोटल करंट एनक्लोज्ड क्या बताया हुआ है, आई और आई2। तो ये फाइनली करंट एनक्लोज्ड जो इस केस में फॉर रो इन बिटवीन बी एंड सी के लिए जब आई एनक्लोज निकाल रही हूं तो वो कितना आ रहा है, आई प्लस आई2, और आई तो है ही, आई2 की वैल्यू ये आ रही है माइनस आई रो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ रहा है। पूरा सॉल्व करेंगे इसे तो हमें फाइनली जो एक्सप्रेशन मिलने वाला है वो आई इंटू सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन मुझे आई इनक्लोज्ड का मिलेगा। अब मुझे एच डॉट डीएल परफॉर्म करना है, तो जिसकी वजह से आई इनक्लोज, ये मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई हो रहा है। एच फिर फाई की डायरेक्शन में, डीएल बी रो पर जब हम एच डॉट डीएल परफॉर्म कर रहे हैं तो वो भी फाई डायरेक्शन में हो रहा है। तो फाइनली ये एच मुझे फाई डायरेक्शन का मिल रहा है। डॉट प्रोडक्ट होगा तो दो सेम डायरेक्शन के वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन से उनका सिंपल मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो डीएल मेरे लिए फिर 2 पाई रो हो जाएगा। ये सर्कमफरेंशियल लेंथ जिस पर एच डॉट डीएल परफॉर्म हो रहा है, आई इनक्लोज्ड आई इंटू सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब इसके बाद मैं एच फाई जो फाइंड करूंगी वो आई सी स्क्वायर माइनस रो स्क्वायर अपॉन 2 पाई रो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन एच का आ जाएगा किस पर, इन बिटवीन बी टू सी, जब हम रो को कंसिडर करते। अब जब हम इस पॉइंट की बात करें, पहला केस हमारा ये था, सेकंड ये था, थर्ड ये, फोर्थ ये, मतलब बियॉन्ड, हम फोर्थ केस कौन सा कंसिडर करके चल सकते हैं, रो इज बियॉन्ड सी। रो जब बियॉन्ड सी होगा तो एच की वैल्यू पूरी की पूरी जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि करंट एनक्लोज इनर कोर का प्लस आए तो आउटर शेल का माइनस आया हो जाएगा, तो करंट जीरो होने की वजह से एच की वैल्यू टोटली जीरो हो जाएगी। अब मैं बोर्ड रब करके आपको प्लॉट करके बताती हूँ कि एच का वेरिएशन सेंटर टू आउट ऑफ द केबल कैसा रहेगा, वो ग्राफ प्लॉट करके बताती हूँ। एच की वैल्यू का जो वेरिएशन अलग अलग केसेस में लिया है, ये फर्स्ट केस था, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, ऐसे करके रो लेस देन ए, रो इन बिटवीन ए एंड बी, रो इन बिटवीन बी एंड सी, एंड बियॉन्ड सी, ऐसा लिया। चारों हमारे जो इवैल्यूएशंस आए उन चारों की वैल्यू को हमने लिख लिया है।
अब इसको मैं प्लॉट करके बता रही हूँ, तो एक्स एक्सिस पर मैंने जो है डिस्टेंस मतलब रो ले लिया है और वाई एक्सिस पर एच ले लिया है। तो फॉर फर्स्ट केस एच फाइव जो है वो रो के प्रोपोर्शनल है, मतलब रो जैसे वेरी होगा उस हिसाब से एच फाइव वेरी होगा, तो स्ट्रेट लाइन में होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। यहाँ पर एच फाइव जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये हाइपरबोला ले लिया और इस तरीके से बी और सी में ये शेप आ जाएगा, फाइनली सी पर जाकर ये जीरो हो जाएगा। तो ये कर्व प्लॉट होता है एच और रो के बीच में, और एग्जाम्स में ये प्रॉब्लम ऐसा ही पूछा जाता है, वेरिएशन ऑफ एच फ्रॉम सेंटर टू बियॉन्ड द रेडियस ऑफ केबल। तो आपको ये पूरा इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आप इसे डेरिवेशन समझिए या प्रॉब्लम समझिए, बात एक ही है।